Hello everyone, welcome to our channel. Today we are going to cover those next few questions which we have actually drawn out from our NRSM series 5D practice sessions. तो ये प्रैक्टिस के जो क्वेश्चंस NRSM ने अपने वेबसाइट पे रखे हुए हैं उसमें से कुछ क्वेश्चंस हमने पहले जो पार्ट है उसमें कवर किया। अलॉन्ग विद दैट थोड़ा बहुत हमने NRSM का जो एग्जाम के लिए जो स्ट्रैटेजी चाहिए एग्जाम क्लियर करने के लिए उसके बारे में भी हमने डिस्कशन किया हुआ था। ये वाला जो वीडियो है यहाँ पे हम कुछ और क्वेश्चंस करेंगे, थोड़े चैलेंजिंग टाइप के क्वेश्चंस, और वही क्वेश्चंस हैं जो हमने NRSM के प्रैक्टिस टेस्ट में देखे हुए हैं। कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे करेंगे, थोड़ा एक्सप्लेनेशन देखेंगे। जैसे मैंने पहले भी कहा था वो क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो क्वेश्चंस जरूर करके जाइए, और नहीं तो जो हमने अभी वीडियो के फॉर्मेट में हम कवर कर रहे हैं उसका एक्सप्लेनेशन देखते जाइए, आपको एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो जाएगा। तो इस पार्ट के फर्स्ट क्वेश्चन को शुरुआत करते हैं। इन बुलिश वर्टिकल स्प्रेड यूजिंग पुट स्ट्रैटेजी ट्रेडर क्या कर रहा है? यहाँ पे ट्रेडर क्या करेगा जब भी वो बुलिश वर्टिकल स्प्रेड यूज करेगा? बाय अ कॉल विथ लोअर स्ट्राइक एंड सेल अ पुट विथ हायर स्ट्राइक। ये पुट स्ट्रैटेजी है, तो यहाँ पे कॉल तो पिक्चर में नहीं आएगा। बाय अ पुट ऑप्शन विथ हायर स्ट्राइक एंड सेल अ पुट ऑप्शन विथ लोअर स्ट्राइक, तो ये हम थोड़ा सा कंसिडर कर सकते हैं। बाय अ पुट विथ लोअर स्ट्राइक एंड सेल अ पुट ऑप्शन विथ हायर स्ट्राइक, ये भी हम जो है वो कंसिडर कर सकते हैं। नन ऑफ द अबव, तो ये तो नहीं है, इन दो में से ही एक हो सकता है, और ये क्या रहेगा इसके बारे में अभी हम डिस्कस करते हैं। देन विल कम टू दी फाइनल आंसर, कौन सा ऑप्शन सही रहेगा वो देख लेते हैं। अभी यहाँ पे बुलिश वर्टिकल स्प्रेड है। अब जब बुलिश वर्टिकल स्प्रेड होता है उसे बुल पुट स्प्रेड भी कहा जाता है, और यहाँ पे पुट स्ट्रैटेजी जब वो यूज कर रहा है, मतलब क्या हो सकता है कि यहाँ पे उसका जो माइंडसेट है, मतलब उसका जो व्यू है टुवर्ड्स द मार्केट, या तो वो इंडेक्स को लेके हो सकता है या तो किसी स्टॉक को लेके हो सकता है, वो बुलिश है। अभी जब हम कहते हैं कि अगर वो बुलिश है तो वो यहाँ पे कॉल ऑप्शन भी तो बाय कर सकता है, लेकिन नहीं, यहाँ पे वो बहुत ज्यादा बुलिश नहीं है। देखिए, जब भी आप कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन बाय करते हैं वो टाइम पे जो मूव्स आने चाहिए, कॉल ऑप्शन के टाइम पे अपर मूव्स, लेकिन मतलब बुलिश मूव, या पुट ऑप्शन जब आप बाय करते तभी बेरिश मूव, ये बहुत बड़े आने चाहिए, तभी जाके आप पैसा बनाओगे, क्योंकि आपने प्रीमियम दे के रखा। तो जो भी स्ट्राइक प्राइस है उसमें आप प्रीमियम ऐड करोगे, उसके बाद जब भी आपकी वो पोजीशन बनेगी, मतलब वो लेवल पे स्पॉट जाएगा, तभी जाके पैसा बनेगा। लेकिन आप जो है बुलिश है लेकिन बहुत ज्यादा बुलिश नहीं है, तो ऐसे केस में आप जो पुट है वो सेल करके यहाँ पे प्रीमियम ले सकते हो। तो ये है बुल पुट स्प्रेड और ये है बुलिश स्ट्रैटेजी। यहाँ पे यू आर बुलिश ऑन द मार्केट। हम अभी निफ्टी 50 की बात करते हैं। यू एक्सपेक्ट मार्केट दैट इज निफ्टी 50 टू स्टे अबाउ अ सर्टन लेवल और मूव हायर। तो जो भी अभी का लेवल है, अगर सपोज आप स्पॉट देख रहे हैं से 25,000 का, तो 25,000 के ये ऊपर जाएगा, नीचे नहीं जाएगा, बहुत ज्यादा ऊपर नहीं जा रहा है, लेकिन थोड़ा बहुत ऊपर जाएगा। आपका जो व्यू है वो बुलिश है। अभी स्ट्रैटेजी क्या कहती है? तो स्ट्रैटेजी यहाँ पे कहती है सेल हायर स्ट्राइक का पुट ऑप्शन एंड रिसीव हायर प्रीमियम। जब भी हायर स्ट्राइक प्राइस मतलब या तो ITM या ATM, मतलब इन द मनी ऑप्शन या एट द मनी ऑप्शन, जब भी आप यहाँ पे सेल करोगे आपको ज्यादा प्रीमियम मिलेगा। आप सेल कर रहे हो, आप प्रीमियम यहाँ पे रिसीव कर रहे हो, तो जब भी आप सेल करोगे तभी आपको ज्यादा प्रीमियम मिलेगा। और आप क्या करोगे? बाय लोअर स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन एंड पे लोअर प्रीमियम। तो मतलब आपका नेट प्रीमियम प्लस होगा या माइनस होगा? ऑफ कोर्स प्लस होगा। देखिए यहाँ पे एग्जांपल देखिए, अगर सपोज निफ्टी यहाँ पे 25,000 पे है, ये क्या हो गया आपका? तो ये हो गया आपका स्पॉट। अभी आप सेल कर रहे हैं हायर स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन, मतलब या तो 25,000 का एट द मनी या 25,200, 25,100 का, मतलब हायर स्ट्राइक प्राइस का अगर आप सेल कर रहे हो तो आपको ज्यादा प्रीमियम मिलेगा। तो यस, यहाँ पे कुछ प्रीमियम है से अबाउट 180 रुपीज जो आपने रिसीव किया।
दूसरी स्ट्रेटेजी यहाँ पे दूसरा लेग क्या कहता है, दूसरा लेग कहता है बाय अ पुट ऑप्शन विथ लोअर स्ट्राइक। लोअर स्ट्राइक कौन सा हो सकता है, तो 24,800 का जो आउट ऑफ द मनी है। 25,000 पे अभी मार्केट चल रहा है, 24,800 का आप पी जब बाय करते हैं तब ये आउट ऑफ द मनी हो जाता है। अभी ये आउट ऑफ द मनी अगर आप बाय करते हैं तो आप लोअर प्रीमियम जो है वो पे करते हैं। तो आपने कितना प्रीमियम पे किया, हो सकता है आपने 100 रुपीज प्रीमियम पे कर दिया। ये सारा टाइम वैल्यू है, क्योंकि आपका आउट ऑफ द मनी यहाँ पे इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है, एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन हो गई। अभी आपने नेट प्रीमियम कितना लिया है, तो 180 प्लस रिसीव किया एंड 100 जो है ये माइनस गया पुट ऑप्शन जो है बाय करने की वजह से, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि ये ऊपर जाएगा, लेकिन थोड़ा सा ऊपर जाएगा। अगर ये ऊपर नहीं गया तो ये नीचे आ सकता है, और नीचे आने से या बहुत ज्यादा नीचे आने से अगर आपको उसको रोकना है तो आपको एक पुट ऑप्शन बाय करके रखना पड़ेगा विद लोअर स्ट्राइक प्राइस। और आपने नेट प्रीमियम कितना रिसीव किया है, तो 80 रुपीज। अभी ये एक स्प्रेड ट्रेड है, यहाँ पे प्रॉफिट भी जो है वो कंट्रोल में रहेगा, मतलब लिमिट में रहेगा। मैक्सिमम प्रॉफिट आपका 80 रुपीज हो सकता है, और यहाँ पे लॉस जो है वो भी आपका लिमिट में रहेगा। अभी लॉस कितना रहेगा वो भी देख लेते हैं। अगर आप ये पे ऑफ का डायग्राम देखेंगे यहाँ पे, तो 80 रुपीज जो है आपका मैक्सिमम प्रॉफिट है, और 120 जो है आपका मैक्सिमम लॉस है। ये कैसे होगा ये भी मैं आपको बता देती हूँ। ये कैसे होगा ये भी देख लेते हैं। देखिए अभी आपका स्पॉट है 25,000 का, आपने पुट ऑप्शन जो है ये एक सेल किया हुआ है 25,000 का, और आपने प्रीमियम लिया है से 180 का, और पुट ऑप्शन जो है आपने बाय किया है, ये सेल लिख देते हैं 24,800 का, और आपने प्रीमियम जो है वो पे किया है 100 रुपीज का। अभी आपका जो व्यू है वो सही चला गया, और स्पॉट देखिए हो गया है 25,100। अभी ये केस में क्या हो जाएगा, आपने जो है पुट ऑप्शन सेल किया था, मतलब किसने तो पुट ऑप्शन बाय किया था 25,000 के ऊपर। ये 25,000 का अगर ऊपर चला जाता है, सामने वाले ने बाय किया था विद द इंटेंशन कि नीचे आएगा तो पैसा बनाएगा, मतलब आपका पैसा लूज होने के चांसेस तभी थे जब वो नीचे आता, लेकिन ये ऊपर चला गया, 25,000 पे ही रह गया, या 25,000 के ऊपर थोड़ा भी चला गया, आपका पूरा 180 जो है ये आपके पॉकेट में चला गया, है कि नहीं। तो ये आपका पॉकेट में चला गया, और लेकिन 24,800 का जो आपने पुट ऑप्शन बाय किया था ये वर्थलेस हो गया, मतलब 100 रुपीज का आपका खत्म हो गया। तो मैक्सिमम प्रॉफिट कितना रह गया, 80 रुपीज का। एक चीज यहाँ पे याद रखिए कि नेट प्रीमियम जो है ये है 80 रुपीज का, ठीक है। अभी स्पॉट आपने तो सोचा था कि ये बुलिश रहेगा, लेकिन ये हो जाता है 25,000 का स्पॉट जो है ये गिर के 24,000 हो जाता है। 25,000 से गिर के अगर 24,000 हो जाता है तो आपका नुकसान यहाँ पे कितना हो गया, 1000 पॉइंट का, क्योंकि आपने ये 25,000 का जो पी था वो सेल किया था। अच्छा, दूसरे लेग में क्या हो रहा है, 24,800 का आपने पी बाय भी तो किया था, क्योंकि आपको लगा था अगर ये मेरे फेवर में नहीं गया, जैसे मैंने सोचा था वैसा नहीं हो गया, तो एक पुट ऑप्शन जो है वो एक बाय करके रखता हूँ ऑफ लोअर स्ट्राइक प्राइस। तो 24,800 का जो आपने पी बाय करके रखा था, अभी ये 24,000 होने की वजह से आपको यहाँ पे 800 पॉइंट का प्रॉफिट हो गया। तो नेट क्या हो गया, 1000 का नुकसान, 800 का प्रॉफिट, नेट नुकसान 200 का माइनस 200 प्लस 80 का तो नेट प्रीमियम रिसीव्ड है, तो मैक्सिमम नुकसान कितना हो गया, 120 का। तो इसे कैसे निकालते हैं, तो बुल पुट स्ट्रैटेजी में जो भी डिफरेंस ऑफ स्ट्राइक प्राइस है, 25,000 का एक स्ट्राइक और 24,000 का एक स्ट्राइक, इसका डिफरेंस कितना था, 200 का, और नेट प्रीमियम कितना था, 80 का। तो नेट कितना रहेगा, -120। ये हो गया आपका मैक्सिमम लॉस। मतलब आपने जो सोचा था सेल करने के टाइम पे कि ये ऊपर जाएगा, ये ऊपर नहीं भी गया तो भी मैक्सिमम नुकसान आपका 120 का हुआ, और अगर ये ऊपर गया तो मैक्सिमम प्रॉफिट जो है वो 80 का रहेगा। मतलब ये वाले स्प्रेड में आपका मैक्सिमम प्रॉफिट 80 और मैक्सिमम नुकसान 120 का रहेगा। इसको एक बार जो है आप चाहिए तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए,
और इसको एक बार अच्छे से देख लीजिए। ये इजी है, बस आपको याद यही रखना है कि अगर मैं बुलिश हूं लेकिन मैं बहुत ज्यादा बुलिश नहीं हूं, in that case I will be selling put option, I will not be buying a call option। और पुट्स सेल करके जो है मैं प्रीमियम हायर लेवल का पुट ऑप्शन, हायर स्ट्राइक का पुट ऑप्शन सेल करके मैं हायर प्रीमियम रिसीव करूंगी और लोअर पुट ऑप्शन बाय करके मैं कम प्रीमियम पे करूंगी। तो इसके पीछे का ये लॉजिक है। अभी हमें बस मैच करना है। सेल अ पुट ऑप्शन मुझे चाहिए, बाय अ पुट ऑप्शन विथ लोअर स्ट्राइक प्राइस। तो यस, मैंने बाय किया था पुट ऑप्शन विथ लोअर स्ट्राइक प्राइस 24,800 का, एंड सेल अ पुट ऑप्शन विथ हायर स्ट्राइक प्राइस। तो मैंने 25,000 का जो पुट ऑप्शन है उसको सेल किया था और मैंने यहाँ पे 180 रिसीव किया था, यहाँ पे मैंने 100 रुपीज जो है वो पे किया था। तो इसको एक बार वापस से देख लीजिए। यहाँ पे एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, स्ट्रेटेजी के ऊपर क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अ लॉन्ग टर्म रेट इज 10% and short term rate is 8%, shape of the term structure of rate is। तो ये बहुत सिंपल है। देखिए यूजुअली क्या होता है कि शॉर्ट टर्म के जो इंटरेस्ट रेट होते हैं ये रिलेटिवली लोअर रहते हैं एज कंपेयर टू लॉन्ग टर्म। देखिए सिंपल अंडरस्टैंडिंग है, अगर आप आपके फ्रेंड को 1 महीने के लिए लोन दे रहे हैं तो आप क्या सोचोगे कि ठीक है तो मुझे 8% दे देना, पर मंथ नहीं पर ईयर के हिसाब से 8% पर एनम के हिसाब से, और 1 महीने के बाद तू आके पैसा दे देगा। तो ही इज आस्किंग यू ओनली फॉर अ मंथ। लेकिन अगर सपोज वो बोल रहा है कि देख मुझे ना तू 2 साल के लिए या 5 साल के लिए जो है ये पैसा उधार दे देना, इन सच केस यू विल बी एक्सपेक्टिंग मे बी समवेयर अराउंड 10%, बिकॉज यहाँ पे रिस्क एसोसिएटेड जो है, क्योंकि लॉन्गर ड्यूरेशन हो गया है तो यहाँ पे रिस्क ज्यादा हो जाती है। तो जितना ज्यादा ड्यूरेशन होता है इतना ही रिस्क ज्यादा होता है। सेम थिंग विद द एफडी ऑल्सो। अगर आप बैंक के पास जाएंगे, आप 6 मंथ्स के लिए कोई एफडी रख रहे हैं तो बैंक आपको कम रेट ऑफ इंटरेस्ट देगा, और अगर ज्यादा टाइम के लिए ड्यूरेशन के लिए रख रहे हैं तो आपको ज्यादा इंटरेस्ट रेट रहेगा। तो जितना टाइम बढ़ेगा उतना ही इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा। ये सिंपल लॉजिक है। ऐसे केस में क्या होता है कि अगर आप उसको टर्म स्ट्रक्चर अगर आप यहाँ पे इसको ड्रॉ कर देते हैं तो ये अपवर्ड स्लोपिंग दिखेगा। मतलब शॉर्ट टर्म में जो है ये कम रहेगा इंटरेस्ट रेट और लॉन्ग टर्म में इंटरेस्ट रेट जो है वो बढ़ेगा। तो ये हो गए ईयर्स, ये हो गया परसेंटेज, तो यहाँ पे हो गया ये नॉर्मल और पॉजिटिव यील्ड कर्व। तो ये यील्ड कर्व कैसे दिखेगा, तो ये यील्ड कर्व जो है वो नॉर्मल या पॉजिटिव यील्ड कर्व रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। इम्पैक्ट कॉस्ट इज लो व्हेन द लिक्विडिटी इन द सिस्टम इज पुअर। तो इम्पैक्ट कॉस्ट और लिक्विडिटी इसका इनवर्स रिलेशनशिप है। When liquidity is high, impact cost is low, and when liquidity is low, impact cost is high। इसके बारे में हमने इन लेंथ डिटेल में एक्सप्लेनेशन लिया है इन दी फर्स्ट पार्ट, तो आप उसको देख सकते हैं। और जैसे मैंने कहा था इसके बारे में जो कैलकुलेशन वाला पार्ट है, मतलब एग्जैक्टली कैसे कैलकुलेट होता है, तो उसके बारे में भी हमने एक वीडियो में कवर किया हुआ है। उसका जो फर्स्ट पार्ट के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी आपको डिटेल मिल जाएंगे, तो वो भी लिंक जो है आप ओपन करके उसके बारे में देख सकते हैं, अगर सपोज आपको ज्यादा इंटरेस्ट है इम्पैक्ट कॉस्ट के लिए, मतलब इम्पैक्ट कॉस्ट कैसे कंप्यूट होता है उसके बारे में अगर समझना है तो। अदरवाइज सिंपल यही है कि इम्पैक्ट कॉस्ट कम होगा जब लिक्विडिटी सिस्टम में बढ़ेगी। तो इम्पैक्ट कॉस्ट लो विद लिक्विडिटी इन द सिस्टम इज पुअर, नो, इम्पैक्ट कॉस्ट विल बी लो इफ द लिक्विडिटी इन द सिस्टम इज हाई। ओके, तो यहाँ पे द आंसर इज गोइंग टू बी फॉल्स। नेक्स्ट, डैश आर डेरिवेटिव्स विद अंडरलाइंग थियोरेटिकल बॉन्ड एंड नॉट फिजिकल बॉन्ड। जब हम थियोरेटिकल बॉन्ड की बात करते हैं, मतलब एक्चुअली स्पीकिंग हम नोशनल बॉन्ड फ्यूचर्स जो है उसकी बात करते हैं। नोशनल बॉन्ड फ्यूचर्स जो है दे आर बेस्ड ऑन द थियोरेटिकल, दैट इज अ इमेजिनरी बॉन्ड एंड नॉट ऑन द स्पेसिफिक फिजिकल बॉन्ड। तो नोशनल बॉन्ड के जो है प्री डिफाइंड फीचर्स रहते हैं, जैसे कूपन रेट है या मेच्योरिटी है, और एक्चुअल एलिजिबल जो बॉन्ड रहता है उसको एडजस्ट किया जाता है यूजिंग द कन्वर्जन फैक्टर। तो डैश आर डेरिवेटिव विद अंडरलाइंग एज अ थियोरेटिकल बॉन्ड एंड नॉट फिजिकल बॉन्ड आर गोइंग टू बी योर नोशनल बॉन्ड फ्यूचर्स। नेक्स्ट ऑप्शन, बायर फेसेस डैश रिस्क एंड ऑप्शन सेलर फेसेस डैश रिस्क। तो ऑप्शन बायर कितने अमाउंट तक का रिस्क जो है वो फेस कर सकता है
अगर उसका व्यू उसके हिसाब से नहीं किया तो जो अमाउंट वो लूज कर सकता है वो मैक्सिमम हो सकता है अप टू द लेवल ऑफ प्रीमियम पेड। तो उसने अगर प्रीमियम से ₹50 का पे किया हुआ है, उसने 5 लॉट खरीदी किए हुए और एक लॉट में से 50 स्टॉक्स है, तो उतना ही अमाउंट जो है वो लूज करेगा ऑप्शन बायर। तो ऑप्शन बायर का जो लॉस है वो लिमिटेड होता है टू द एक्सटेंट ऑफ प्रीमियम पेड, तो ये हो गया लिमिटेड। अच्छा, ऑप्शन सेलर का लॉस कितना रहता है? तो ऑप्शन सेलर का जो लॉस होता है वो अनलिमिटेड होता है। तो ऑप्शन बायर के ऊपर कोई भी ऑब्लिगेशन नहीं होता है टू एक्सरसाइज द ऑप्शन, लेकिन हाँ ऑप्शन सेलर के ऊपर ऑब्लिगेशन होता है टू एक्सरसाइज द ऑप्शन। तो ऑप्शन बायर एंजॉयज द राइट नॉट द ऑब्लिगेशन, बट ऑप्शन सेलर हैज द ऑब्लिगेशन टू एक्सरसाइज द ऑप्शन। इसलिए इसके पास से जो मार्जिन अमाउंट है वो भी हायर लेवल की जो है वो कलेक्ट की जाती है। नेक्स्ट, एन इंडेक्स ऑप्शन इज ए। तो इंडेक्स का ऑप्शन का मतलब होता है निफ्टी 50 का ऑप्शन हो सकता है, बैंक निफ्टी का ऑप्शन हो सकता है, फिन निफ्टी का ऑप्शन हो सकता है, सेंसेक्स का ऑप्शन हो सकता है, बैंकेक्स का ऑप्शन हो सकता है। तो ये जो सारे ऑप्शन है ये कौन से टाइप के ऑप्शन है? क्या ये कैश मार्केट प्रोडक्ट है? तो नहीं। क्या ये डेट इंस्ट्रूमेंट है? नहीं। ये एक एफएनओ प्रोडक्ट है, दैट इज फ्यूचर्स एंड ऑप्शन वाला एक डेरिवेटिव प्रोडक्ट है। तो आंसर इज इंडेक्स ऑप्शन इज अ डेरिवेटिव प्रोडक्ट। नेक्स्ट, which of the following is a measure of fluctuation in the periodic return in an equity mutual fund scheme? पीरियोडिक रिटर्न जो आपके होते हैं उसमें जो फ्लक्चुएशन होता है इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम के उसको मेजर करने का काम जो है वो एक्चुअली स्पीकिंग वरायंस करता है। क्यों? बिकॉज वरायंस जो है वो मेजर करता है हाउ मच द पीरियोडिक रिटर्न विल फ्लक्चुएट फ्रॉम द एवरेज रिटर्न। से एवरेज रिटर्न कोई भी पीरियड के, अगर सपोज हम 5 साल का रिटर्न देख रहे हैं ईयर ऑन ईयर, तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, और इसका जो एवरेज रिटर्न है से 10% का है, तो ये कितना वेरी कर रहा है, मतलब यहाँ पे जो एवरेज रिटर्न है उससे वो कितना फ्लक्चुएट या डेविएट कर रहा है, ये बताएगा वरायंस। तो हायर वरायंस का मतलब है हायर वॉलेटिलिटी एंड लोअर वरायंस का मतलब होता है लोअर वॉलेटिलिटी। तो फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे मैं बोल रही हूँ कि ये 10% है, 11% है, ये 12% है, 9% है, ये 8% है, तो ये रिलेटिवली जो है वो स्टेबल टाइप के रिटर्न्स है और यहाँ पे जो रिस्क है या जो वरायंस है वो लोअर रहेगा। लेकिन अगर मैं बोल रही हूँ कि नहीं ये 10% ही है, मतलब यहाँ का जो इसका रिटर्न है, मतलब इसका जो एवरेज है वो 10% है, लेकिन फर्स्ट ईयर में आपको रिटर्न मिल रहे हैं 10%, सेकेंड ईयर में आपको रिटर्न मिल रहे हैं -20%, देन थर्ड ईयर में आपको रिटर्न मिल रहे हैं +30%, फिर फोर्थ ईयर में आपको रिटर्न मिल रहे हैं +20% एंड फिफ्थ ईयर में आपको रिटर्न मिल रहे हैं -50%। तो ये जो है ये बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी दिखाता है। ऐसे केस में अगर आपको 10% एवरेज भी रिटर्न मिलता रहेगा तो भी ये जो है यहाँ पे वरायंस बहुत ज्यादा रहेगा, क्योंकि मीन जो यहाँ पे है, मतलब मीन मतलब जो एवरेज है, इससे ये बहुत ज्यादा डेविएट कर रहा है, बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट कर रहा है। So which of the following is a measure of fluctuation in the periodic return on equity mutual fund scheme? It is going to be variance. Next, an investor invested in a scheme A when the scheme's NAV was 120 per unit and the investor redeemed the investment at NAV 135. Calculate the simple return. Oh, this is very simple. So buy at 120, sell at 135, प्रॉफिट ऑफ 15, तो 15 डिवाइड बाय 120 मल्टीप्लाइड बाय 100, ये हो गया आपका सिंपल रिटर्न एंड दैट इज गोइंग टू बी 12.5%। वेरी सिंपल क्वेश्चन, ये आपके एनआरएसएम के एग्जाम के प्रैक्टिस में है, तो इतना आसान क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम्स कैटेगरी वुड बी कंसिडर्ड द लीस्ट रिस्की इन टर्म्स ऑफ क्रेडिट रिस्क? क्रेडिट रिस्क का मतलब होता है डिफॉल्ट रिस्क। अच्छा, अभी कौन डिफॉल्ट नहीं करेगा? तो कॉर्पोरेट लेवल पे या प्राइवेट एंटिटीज जो है वो डिफॉल्ट कर सकती है। गवर्नमेंट एक स्टेबल इकोनॉमी में डिफॉल्ट नहीं करती है यूजुअली, मतलब स्टेबल इकोनॉमी है तो उनके पास पैसे आएंगे और यहाँ पे जो अपने जो भी बॉन्ड होल्डर्स हैं उनको अपना जो इंटरेस्ट है और रीपेमेंट है वो टाइम पे कर देंगे। तो यहाँ पे गिल्ट फंड जो है ये सही आंसर है। यहाँ पे आपका क्रेडिट रिस्क या डिफॉल्ट रिस्क जो है वो लीस्ट रहता है, कम रहता है। बाकी कोई रिस्क इसके साथ एसोसिएटेड नहीं है, ऐसा नहीं है। और रिस्क जो है वो हो सकता है, जैसे इंटरेस्ट रेट रिस्क जो है
वो गिल्ड फंड के साथ एसोसिएटेड होता है, क्योंकि अगर इंटरेस्ट रेट मार्केट में बढ़ेगा तो आपके जो पहले के लिए हुए जो भी बॉन्ड्स रहेंगे उनकी वैल्यू घटेगी। तो डिफॉल्ट रिस्क गिल्ड फंड के साथ या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो भी होगी, ट्रेजरी बिल या डेटेड सिक्योरिटीज के साथ एसोसिएटेड नहीं रहता है। अगेन आई एम सेइंग इन अ स्टेबल इकोनॉमी। Dash takes into account all dividend generated from a basket of constituents that make up the index in addition to the capital gain। तो यहाँ पे जब भी हम डिविडेंड आपको मिल रहा है प्लस जो भी कैपिटल गेन हो रहा है इसके बारे में बात करते हैं, मतलब हम टोटल रिटर्न इंडेक्स के बारे में जो है वो बात, मतलब टोटल रिटर्न इंडेक्स इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स अर्न नो कमीशन व्हेन द इन्वेस्टर चूज टू इन्वेस्ट इन अ डायरेक्ट प्लान, स्टेट विद ट्रू और फॉल्स। इट्स अ वेरी सिंपल कि अगर वो डायरेक्ट प्लान के लिए जा रहे हैं या अगर म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर अगर अपना नंबर ARN नंबर अगर डालना भूल गया, दैट ऑल्सो विल बी कंसिडर्ड एज अ डायरेक्ट प्लान, और यहाँ पे म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर को कोई भी कमीशन नहीं मिलेगा। तो आंसर इज ट्रू। नेक्स्ट, redemption from which of the following mutual fund scheme would attract security transaction tax for an investor? Liquid fund, government securities fund, मल्टी कैप म्यूचुअल फंड एंड ओवरनाइट फंड। तो लिक्विड फंड के ऊपर जो है वो STT नहीं लगता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज फंड के ऊपर भी नहीं लगता है, मल्टी कैप म्यूचुअल फंड के ऊपर लगेगा क्योंकि STT जो है वो इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स के ऊपर लग रहा है। तो इसके लिए करेक्ट आंसर शुड बी मल्टी कैप म्यूचुअल फंड। नेक्स्ट, यूरोपियन कॉल ऑप्शन, सो हम जैसे लिखते हैं CE कॉल ऑप्शन यूरोपियन, gives the buyer the right but not the obligation। yes, ये बायर को जो है ये राइट तो देता है। क्या राइट देता है? टू बाय फ्रॉम द सेलर। हाँ, सेलर के पास से बाय करने का राइट देता है एंड अंडरलाइंग एट द प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस ऑन और बिफोर द एक्सपायरी डेट। एक तो प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस के ऊपर नहीं, ऑन द स्ट्राइक प्राइस, जो भी स्ट्राइक प्राइस इसने लिया हुआ है इसके ऊपर ये बाय करने का राइट देता है, और नॉट ऑन और बिफोर द एक्सपायरी डेट, ऑन द एक्सपायरी डेट। उसको अपना इंटेंट जो है वो डिक्लेयर करना पड़ता है एंड पर्टिकुलरली अबाउट द स्टॉक। देखिए एग्जाम्पल के साथ इसको समझते हैं। आपने एक से स्ट्राइक प्राइस लिया हुआ है 1200 का, आपने रिलायंस का एक कॉल ऑप्शन जो है वो बाय किया है बाय पेइंग प्रीमियम ऑफ ₹20। ओके, अभी ये स्पॉट चल रहा था 1150। अभी आपने ये बाय किया एट द बिगिनिंग ऑफ द मंथ, और आप सोच रहे हैं क्योंकि जब भी आप बाय करते हैं आप बुलिश होते हैं, तो वहां पे क्या हो रहा है कि बाय एंड ऑफ द मंथ आपने पता चला कि यहाँ पे जो स्पॉट है ये बढ़ के हो गया है 1400। अभी आप एक्सरसाइज करेंगे तो क्या आपको यहाँ पे पैसा मिल रहा है? तो मेच्योरिटी के टाइम पे आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पे मुझे 200 रुपया मिल रहा है। पूरा 200 तो नहीं मिलेगा क्योंकि 20 रुपया जो है आपने दे के रखा है, तो फिर भी आपको 180 रुपीज का फायदा है। क्या आप एक्सरसाइज करने के बारे में सोचेंगे? यस, आप कभी एक्सरसाइज करेंगे? ये एक्सरसाइज करेंगे क्योंकि ये कॉल ऑप्शन यूरोपियन है ऑन दी एक्सपायरी डेट, नॉट बिफोर दैट। अगर बिफोर दैट करते हैं तो वो होता है अमेरिकन कॉल ऑप्शन, नॉट यूरोपियन कॉल ऑप्शन। इंडिया में यूरोपियन कॉल ऑप्शन जो है वो ट्रेड होते हैं, इसके लिए वो अपना इंटेंट कभी बताएगा टू बाय रिलायंस ऑन दी एक्सपायरी डेट। ओके, अभी यहाँ पे उसने इंटेंट बता दिया, उसको डिलीवरी मिल जाएगी और उसको पूरा पैसा जो है वो मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ लॉट्स, मल्टीप्लाइड बाय वट एवर इज द स्ट्राइक प्राइस, मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इन अ पर्टिकुलर लॉट के हिसाब से उसको पे करना पड़ेगा। लेकिन ये ऐसा क्यों कर रहा है? क्योंकि आपको वही जो रिलायंस है ये आपको मार्केट में 1400 का चल रहा है, लेकिन आपको 1200 में खरीदने को मिल रहा है। एक राइट आपको किसने दिया? तो ये राइट आपको इस कॉल ऑप्शन ने दिया। और ये ऑब्लिगेशन किसके लिए है? तो ये सेलर के लिए ऑब्लिगेशन है टू सेल एट 1200। मार्केट में कितने में चल रहा है? 1400। आपको कितने में मिलेगा? क्योंकि आप कॉल ऑप्शन बायर है, आपको मिलेगा ये 1200 में। अगर आप इस कॉल को एक्सरसाइज करना चाहते हैं, मतलब इसका डिलीवरी लेना चाहते हैं, अगर आप स्क्वायर ऑफ करना चाहते हैं तो आपको 200 रुपए का फायदा हो जाएगा। लेकिन क्योंकि आपने 20 रुपीज दे के रखा हुआ है तो आपका नेट पे ऑफ जो है वो 180 रुपीज का रहेगा। यहाँ पे आप कंफ्यूज मत हो जाइए, वैसे भी हमने इसको डिटेल में कवर किया हुआ है जब भी आप एक्सप्लेनेशन यहाँ पे देखेंगे टॉपिक वाइज, मतलब कॉन्सेप्ट वाइज।
विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी कंसिडर्ड फॉर द पर्पज ऑफ सिलेक्टिंग द स्कीम्स बेंचमार्क? म्यूचुअल फंड स्कीम्स, इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव, ये तो देखना ही पड़ता है। स्कीम्स एसेट एलोकेशन पैटर्न, ये भी देखना पड़ता है। स्कीम्स पास्ट रिटर्न, तो पास्ट रिटर्न कभी भी फ्यूचर परफॉर्मेंस जो है वो गारंटी नहीं करते, इसके लिए ये जो है वो सही नहीं है। इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी ऑफ द म्यूचुअल फंड स्कीम, ये भी देखनी पड़ती है। तो पास्ट स्कीम के जो रिटर्न है दैट इज नॉट गोइंग टू बी अ काइंड ऑफ अ क्राइटेरिया टू सेलेक्ट एनी पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड। हाँ, यूजुअली हम देखते हैं पास्ट परफॉर्मेंसेस भी देखते हैं, लेकिन पास्ट में रिटर्न जनरेट करके दिया है, करके फ्यूचर में रिटर्न्स मिलेंगे ही, उसकी कोई भी गारंटी नहीं होती है। इसके लिए बाकी भी पैरामीटर्स जो है वो चेक करने जरूरी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यू सोल्ड अ पुट ऑप्शन ऑन अ शेयर, तो आपने पुट ऑप्शन जो है वो सेल किया हुआ है, मतलब आप शॉर्ट गए हैं, ठीक है। स्ट्राइक प्राइस 245 का स्ट्राइक है। प्रीमियम यू हैव रिसीव्ड ₹49 का प्रीमियम आपने लिया हुआ है, क्योंकि आप सेलर है और राइटर ऑफ अ पुट ऑप्शन है, बायर से आपने ये पैसा लिया। थियोरेटिकली व्हाट कैन बी द मैक्सिमम लॉस ऑन दिस पोजीशन? अभी मैक्सिमम लॉस कभी होगा जब भी आपने सोचा था वो उल्टा हो गया, मतलब आपने अगर पुट ऑप्शन सेल किया है विद द इंटेंशन ये शायद ऊपर जाएगा ये स्ट्राइक से, या उतना ही रहेगा, लेकिन मैक्सिमम कितना नीचे जा सकता है, तो ये केस में ये मैक्सिमम जो है वो नीचे 0 तक आ सकता है कि नहीं? मतलब कोई भी शेयर, आज कोई भी XYZ कंपनी का शेयर है, वो 40,000 50,000 का भी रहेगा, मैक्सिमम वो कितना तक आ सकता है? नीचे 0 तक आ सकता है। वैसे ही अगर ये स्पॉट में से 250 है 260 है जो भी है, मैक्सिमम कितना आएगा? नीचे। तो आपके स्ट्राइक प्राइस से ये नीचे आएगा, 0 तक आएगा, तो आपका मैक्सिमम लॉस कितना होगा? क्योंकि आप पुट ऑप्शन सेलर है, मैक्सिमम लॉस 245 का होगा, 0 हो जाएगा, तो सामने वाला जो है वो 0 होने का एक्सपेक्ट भी करेगा टिल एक्सपायरी, लेकिन आप कुछ लेके भी बैठे हुए हैं 49 रुपीज का प्रीमियम, तो आपका मैक्सिमम लॉस थियोरेटिकली 196 का हो सकता है। तो आंसर मैच करेंगे 196। हम यहाँ पे रुकते हैं और पार्ट 3 में बचे हुए कुछ क्वेश्चन जो है वो कवर करेंगे। थैंक्स फॉर योर टाइम एंड हैप्पी लर्निंग।